सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। और पिछली वीडियो में हमने मैक्रोस्कोपिक डोमेन डिस्कस किया था फिजिक्स का। इस वीडियो में हम माइक्रोस्कोपिक डोमेन डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल से जुड़े रहना चाहते हो तो इसे सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें जब भी नई वीडियोज़ अपलोड हों। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके कि और भी जो वीडियोज़ हैं इस चैप्टर की और आगे के चैप्टर्स की वो बहुत जल्दी मैं ला सकूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द माइक्रोस्कोपिक डोमेन ऑफ फिजिक्स डील विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एट माइन्यूट स्केल्स ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जिसे हम पहले समझ लेते हैं। जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड आपने सुना होगा, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम संविधान कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? जैसे हम देश की बात कर लें, देश का संविधान क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि देश के अंदर जो नियम कानून होते हैं जिसके हिसाब से देश चलता है वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो यहाँ पर हम किसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं? मैटर के कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मैटर का जो बिहेवियर हमको देखने को मिलता है वो भी किसी नियम कानून के हिसाब से होगा। ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी बिहेव हो गया। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं आयरन का। तो आयरन का जो बिहेवियर है वो फिक्स होगा कि इस कंडीशन में ऐसे बिहेव करेगा। जैसे हमने आयरन को एसिड के अंदर डाल दिया तो क्या हमको देखने को मिलेगा, ये फिक्स होगा। किसी बेस के साथ आयरन किस तरह से रिएक्ट करेगा, या आयरन को हम बर्न करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा। आयरन का जो फिजिकल अपीयरेंस है वो कैसा है। ऐसा तो है नहीं कि कभी आपने आयरन को छुआ तो बड़ा सॉफ्ट है और कभी वो हार्ड है, कभी उसका रंग कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। तो उसका एक फिक्स बिहेवियर होगा और वो बिहेवियर किसी नियम कानून के हिसाब से होगा। तो समझ गए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। और स्ट्रक्चर यानी उसकी जो बनावट है उस मैटर की वो कैसी है। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे होगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में, तो वहाँ BCC, FCC इन सब के बारे में पढ़ा होगा कि जैसे एक क्यूबिक यूनिट हमने ले लिया, उसके फेसेस पे एटम्स होंगे तो FCC कहलाएगा, यानी कॉर्नर के अलावा फेसेस पे हों। इसी तरीके से कॉर्नर के साथ साथ अगर बिल्कुल सेंटर में है उस क्यूब के तो हमारा BCC कहलाएगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। तो ये जो हमारा माइक्रोस्कोपिक डोमेन है फिजिक्स का, ये मैटर के कॉन्स्टिट्यूशन और स्ट्रक्चर के बारे में डील करता है, उससे डील करता है बहुत माइन्यूट स्केल पे जाके, यानी बहुत छोटी स्केल पे, बहुत छोटे लेवल पे जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं और जो स्ट्रक्चर हैं उनके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। अब माइन्यूट स्केल का मतलब क्या है? जैसे एटम्स हो गया, न्यूक्लियाई हो गया, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। एटम बहुत छोटा होता है, न्यूक्लियाई बहुत छोटा होता है। तो एटम का क्या बिहेवियर है, एटम का क्या स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस का क्या स्ट्रक्चर है, उसका क्या बिहेवियर है, जब इन चीज़ों को स्टडी करते हैं, एटॉमिक लेवल पे क्या फिनोमेना आकर हो रहे हैं, वहाँ पर क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं, इन सब की स्टडी किसके अंदर आती है? माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर आती है। और सिर्फ एटम्स और न्यूक्लियाई ही नहीं, एंड इवन लोअर स्केल्स ऑफ लेंथ, यानी एटम और न्यूक्लियाई से छोटे लेवल पर भी हम चले जाएं। जैसे एटम के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? इलेक्ट्रॉन हो गया। न्यूक्लियस के अंदर देख लें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर भी और पार्टिकल्स होते हैं, जैसे क्वार्क्स वगैरह हो गए। तो इतनी छोटे लेवल पे जाकर हम स्टडी करते हैं, वहाँ पर क्या हो रहा हो उसके बारे में हम जानते हैं, रिसर्च करते हैं। तो वो सारा हमारा माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर आता है। एंड देयर इंटरैक्शन विद डिफरेंट प्रोब्स सच एज इलेक्ट्रॉन, फोटॉन्स एंड अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि जैसे हमारा एटम्स हो गया या न्यूक्लियाई हो गया, इनका जो इंटरैक्शन है, इंटरैक्शन का मतलब एक दूसरे पे इफेक्ट डालना। जैसे A और B आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब A B पे कुछ इफेक्ट डाल रहा है और B A पे कुछ इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, तो प्रोब्स का मतलब होता है जैसे जांच करना, किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करना, वहाँ पर क्या चीज़ें हैं उसके बारे में पता लगाना। तो 1900 के अराउंड हमने एटम्स का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया था कि बहुत छोटा पार्टिकल होता है जिसे फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो एटम्स कहलाया। लेकिन फिर 1930s के आते आते सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी डिस्कवर हुए कि नहीं, एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गया। तो जब हमने एटम की जांच की तो पता चला उसके अंदर भी चीज़ें हैं। तो माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर हम एटम, न्यूक्लियाई या उससे छोटे लेवल पे जो चीज़ें हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं और इनका आपस में क्या इंटरेक्शन है। जैसे एटम हो गया या न्यूक्लियाई हो गया, ये इलेक्ट्रॉन के साथ, फोटॉन के साथ या दूसरे जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनके साथ किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं। यानी जैसे हम एटम और इलेक्ट्रॉन को ले लें तो एटम इलेक्ट्रॉन पे क्या इफेक्ट डालता है या इलेक्ट्रॉन एटम पे क्या इफेक्ट डाल रहा है, ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो ये सब जो स्टडी करते हैं वो माइक्रोस्कोपिक के अंदर आता है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या है ये अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। पहले समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल से कि एटम और इलेक्ट्रॉन आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि एक्सरेज किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मेटल के पीस को लेते हैं जो कि टंगस्टन का बना हुआ होता है,
और यहाँ पर बहुत हाई एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कराया जाता है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आकर इस टंगस्टन पे स्ट्राइक करेंगे। तो बेसिकली टंगस्टन क्या है, एक मैटर है और मैटर के अंदर एटम्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन टंगस्टन के एटम के साथ इंटरेक्ट करेंगी। किस तरह से, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन की बीम को हम ले लेते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और टंगस्टन का एक एटम हमने उठा लिया और देखा कि यहाँ पर क्या होता है। तो ये एटम का हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये ऑर्बिट्स हो गई। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने 2 ही ऑर्बिट ली हैं। यहाँ पर लेट सपोज एक इलेक्ट्रॉन ये बना लेते हैं, एक ये हो गया, इसी तरीके से एक आठों यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, और भी रहेगा। तो होता ये है कि जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलते हुए आया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इस टंगस्टन एटम के एक इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक करेगा, यहाँ पर इसे टक्कर मारेगा। तो ये बेचारा इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को छोड़ के कहीं दूर निकल जाएगा। ठीक है, और ये जो रेड कलर से मैंने शो किया है, ये जो इलेक्ट्रॉन बहुत एनर्जी के साथ आ रहा था, अब भाई इसी किसी को टक्कर मारेगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी कि नहीं? तो ये भी क्या होगा, किसी और डायरेक्शन में अपना चला जाएगा। इस बार इसकी एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। और इन्हीं सब की वजह से ये जो स्ट्राइक किया है एक इलेक्ट्रॉन ने टंगस्टन के एक इलेक्ट्रॉन पे, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन निकल गया और जो हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन था उसकी एनर्जी कम हो गई, वो कहीं चला गया। इन्हीं सब में क्या होता है, हमारा जो एक्स रेज हैं वो जनरेट होती हैं। तो यहाँ पर सिंपली हमने ये देखा कि एक इलेक्ट्रॉन ने एक एटम के साथ क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी के साथ दूसरे किसी एलिमेंट के एटम के साथ उसने इंटरेक्शन किया और उस एटम के एक इलेक्ट्रॉन को उसकी ऑर्बिट से निकाल दिया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और एटम की बात करें तो इलेक्ट्रॉन ने एटम पे क्या इफेक्ट डाला कि हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन ने इस एटम के एक इलेक्ट्रॉन को उसकी ऑर्बिट से निकाल दिया। ये काम इसने किया। एटम ने इलेक्ट्रॉन के साथ क्या किया कि इलेक्ट्रॉन जो बहुत एनर्जी के साथ आ रहा था, स्ट्राइक होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो गई। अगर एटम से इंटरेक्ट ना करता तो उसकी एनर्जी उसी तरह बनी रहती, लेकिन टकराने की वजह से उसकी एनर्जी कम हो गई। तो देख सकते हो दोनों ने एक दूसरे पे इफेक्ट डाला, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इंटरेक्शन हुआ। तो ये एक एग्जाम्पल है। इसी तरीके से फोटोन की बात कर लें, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, जैसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो एक मेटल का पीस लेते हैं और यहाँ पर जो फोटॉन्स होते हैं, लाइट के पार्टिकल्स, वो आकर स्ट्राइक करते हैं और ये जो हमने मेटल का पीस लिया था, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकल जाते हैं। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं ये जो हमारे फोटॉन्स थे, इन्होंने उस मेटल के एटम के साथ क्या किया कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसको बाहर निकाल दिया और मेटल का जो एटम था उसने इस फोटॉन की एनर्जी को कम कर दिया। तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल हो गया इंटरैक्शन का। तो पहले एग्जाम्पल में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन और एटम आपस में किस तरह से इंटरैक्ट कर रहे हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हमने देखा कि फोटॉन और एटम किस तरह से इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो ये जो हमने फिनोमेना पूरा देखा कि इलेक्ट्रॉन एटम के साथ क्या कर रहा है, फोटॉन एटम के साथ क्या कर रहा है, ये सारा जो है बहुत छोटे लेवल पे हो रहा है। नॉर्मली हम इसे डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसीलिए माइक्रोस्कोपिक के अंदर आ रहा है, जहाँ पर हम एटम्स की बात कर रहे हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गया, उनकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ समझ लेते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं। देखो, एलिमेंट्री पार्टिकल्स एलिमेंट के वो पार्टिकल होते हैं जिनके अंदर कोई पार्टिकल नहीं होता। जैसे हमारा एटम है, एटम के अंदर जो भी पार्टिकल्स हमें मिलते हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ये सब क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं। लेकिन आप देखोगे प्रोटॉन के अंदर तो इसके अंदर भी पार्टिकल होते हैं, जैसे क्वार्क्स हो गया। इसी तरह न्यूट्रॉन के अंदर भी आपको क्वार्क्स मिलेंगे। इस तरह से मैं आपको डायग्राम बना के दिखा सकता हूँ। जैसे मान लो ये प्रोटॉन है हमारा, ठीक है, इसके अंदर इस तरह से आपके पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम क्वार्क्स कहते हैं। तो मैंने एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या बताया, ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनके अंदर कोई पार्टिकल नहीं होते। इसका मतलब जो प्रोटॉन हो गया या न्यूट्रॉन हो गया, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं कहलाएंगे, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। यानी एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो तो हैं, क्योंकि एटम के अंदर मिलते हैं, लेकिन एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं है। अब एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अंदर कोई पार्टिकल नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन हो गया, क्वार्क्स हो गया, लेप्टॉन्स हो गया, ये सब क्या होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई और पार्टिकल नहीं होता। क्लासिकल फिजिक्स इज इनएडुकेट टू हैंडल दिस डोमेन एंड क्वांटम थ्योरी इज करेंटली एक्सेप्टेड एज द प्रॉपर फ्रेमवर्क फॉर एक्सप्लेनिंग माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना। तो क्लासिकल फिजिक्स काफ़ी नहीं है इस डोमेन को डील करने के लिए, हैंडल करने के लिए। यानी इतनी छोटे लेवल पे हो रही होती हैं कि उसके बारे में बहुत ज़्यादा क्लियर बताना, बहुत ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स के अंदर बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, उसके हिसाब से हम चलते हैं। और जब इतनी छोटी लेवल पे हम आते हैं तो बहुत सारे क्लासिकल फिजिक्स के जो लॉज हैं
वो अप्लाई नहीं होते। जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, कोई कार मूव कर रही है, ट्रेन मूव कर रही है, प्लैनेट्स रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर तो हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम कहें कि इलेक्ट्रॉन भी मोशन कर रहा है, यहाँ पर न्यूटन्स लॉ लगा दें, तो न्यूटन्स लॉ यहाँ पर अप्लाई नहीं होते। तो न्यूटन्स लॉ किसके अंदर आते हैं? क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन की मोशन की हम बात करेंगे तो क्लासिकल फिजिक्स का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो लॉज हैं न्यूटन्स के, वो अप्लाई नहीं हो रहे हैं। तो फिर हमने क्या किया? क्वांटम थ्योरी को डेवलप किया। और ये क्वांटम थ्योरी बहुत ज़्यादा अजीब है, यानी क्वांटम जो डोमेन है वो बहुत ज़्यादा वियर्ड है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप बहुत ज़्यादा सोच सकते हो, दूर दूर तक सोच सकते हो, बहुत सारे आइडियाज़ दे सकते हो। ऐसे आइडियाज़ जिसको आप डिस्कस करो तो अक्सर लोग हंसेंगे कि यार ये पागल है। लेकिन क्वांटम थ्योरी के अंदर, क्वांटम डोमेन के अंदर उन सारे कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि बिग बैंग हुआ था तो हमारा ये यूनिवर्स बनी थी। क्वांटम थ्योरी के अंदर कुछ लोग ये थ्योरी देते हैं कि जब बिग बैंग हुआ था तो सिर्फ एक यूनिवर्स नहीं बनी थी, बहुत सारी यूनिवर्स बनी थी। तो वहाँ पर बेसिकली पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ पर यह कहा जाता है कि आप यूनिवर्स में अकेले नहीं हो, यानी आपकी फर्दर कॉपीज़ हैं अलग अलग यूनिवर्स में। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं एग्जांपल बताऊँ क्वांटम डाइस का, यानी आप एक डाइस फेंकते हो, उसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकाली हुई क्लास 10 में कि मैं आपसे पूछूं कि बताओ 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप निकाल दोगे 1/6 है। यानी एक बार डाइस फेंकोगे तो 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई एक आएगा। क्वांटम डाइस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर डाइस फेंकते हो तो 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 5 6 सब आता है अलग अलग यूनिवर्स में। क्वांटम फिजिक्स की बात कर लें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं। अभी इलेक्ट्रॉन क्या कहते हो कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, इस तरह से हम गोल गोल बना देंगे और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारे घूम रहा है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स के अंदर कुछ लोग इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मानते हैं, कुछ लोग इसे वेव मानते हैं, और ये कहते हैं कि जैसे मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक जगह नहीं होता, बल्कि ये न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे फैला होता है। और हम प्रोबेबिलिटी से निकालते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ हो सकता है। जैसे इस रीजन में देखा, यहाँ की प्रोबेबिलिटी निकाल ली कि यहाँ होने की कितनी चांसेस है, यहाँ होने की कितनी चांसेस है। तो हम एग्जैक्टली नहीं बताते कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, यहाँ हो सकता है, यहाँ की ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरीके से पैरेलल वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने कि जैसे न्यूक्लियस है तो एक यूनिवर्स में इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पर है, दूसरे यूनिवर्स में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तीसरे यूनिवर्स में यहाँ पर है, ठीक है। तो अलग अलग यूनिवर्स में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अलग अलग हो सकती है, तो हम डिफाइन नहीं कर सकते कि कहाँ पर एग्जैक्टली वो है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ही बारे में इतनी ज़्यादा थ्योरीज हैं, यानी अभी यही नहीं डिसाइड हो पाया कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली पार्टिकल है या वेव है, कि वो क्या है, पैरेलल यूनिवर्स, ये सारे कॉन्सेप्ट अगर लगा लें तो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर इस चीज़ को हैंडल नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमने क्वांटम फिजिक्स बनाई और वहाँ पर अलग अलग लोग अपनी थ्योरीज देते हैं, उनके पास अपने प्रूफ्स हैं, उनके पास अपने एक्सपेरिमेंट है जिसकी बेसिस पे ये सारे बातें करते हैं। तो वहाँ पर एक अलग तरीके के लॉज चलते हैं। ओवरऑल द एडिफिस ऑफ द फिजिक्स इज ब्यूटीफुल एंड इम्पोजिंग एंड यू विल अप्रिशिएट इट मोर एज यू परस्यू द सब्जेक्ट। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं जो एडिफिस है, यानी जो इमारत है, जो उसका स्ट्रक्चर है फिजिक्स का, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और इम्पोजिंग यानी शानदार है। और इसे आप अप्रिशिएट करोगे, इसकी सराहना करोगे, इसकी तारीफ करोगे, इट मोर एज यू परस्यू द सब्जेक्ट, यानी एज अ सब्जेक्ट जितना फिजिक्स को आप पढ़ते जाओगे, जितना ज़्यादा आगे लेकर अपनी स्टडीज़ में चलोगे, उतना ही ज़्यादा इसकी तारीफ करोगे और उतना ही ज़्यादा इसे आप पसंद करोगे। अब फिगर 1.1 में देख सकते हो, इसमें क्या कह रहा है, थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट गो हैंड इन फिजिक्स एंड हेल्प ईच अदर्स प्रोग्रेस। तो जो थ्योरी और एक्सपेरिमेंट है वो एक साथ चलती रहती है। कभी हम थ्योरी देते हैं और उसे एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूव करते हैं, कभी एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे हमें जो रिजल्ट मिलता है उसके बेसिस पे थ्योरी देते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो थ्योरी एक्सपेरिमेंट है एक दूसरे की हेल्प करती रहती हैं। तो जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड का, उसने न्यूक्लियर मॉडल दिया था एटम का। तो इस डायग्राम को हम थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि लेड ब्लॉक है। लेड ब्लॉक का क्या यूज़ होता है, इसके अंदर होल करके एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को डाल देते हैं। जैसे यहाँ पर पोलोनियम सैंपल लिया गया है, तो ये छोटा सा देख रहे हो ना, इसको बेसिकली ऐसे बाहर नहीं रखा जाता। इसका क्लियर डायग्राम ये है कि इसके अंदर ये लेड ब्लॉक के अंदर होल करते हैं और यहाँ अंदर रख देते हैं इसके। अब लेड ब्लॉक क्या करता है कि जैसे हमने इसको यहाँ पर ऐसे अंदर रख दिया, ठीक है, ऐसे मैं 2D डायग्राम बना रहा हूँ। तो जो लेड की डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ये जो रेडियो एक्टिव सैंपल है हमारा, उसकी रेडिएशन यहाँ से नहीं निकल सकती कि इधर से निकल गई, इधर से निकल गई, इसको ब्लॉक कर देती है, ठीक है। तो फिर उसके पास एक ही रास्ता होता है जो सामने सामने खोला होता है, वहीं से ये रेडिएशंस निकलती हैं। तो इस पोलोनियम सैंपल से हमें अल्फ़ा रेज निकलती हुई दिखेंगी सामने की तरफ, क्योंकि बाकी तरफ तो लेड ब्लॉक है, वहाँ से निकल नहीं सकती। और ये जाकर ये गोल्ड फॉइल है यहाँ पर स्ट्राइक करेंगी।
अब यहाँ देख सकते हो ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है और ये माइक्रोस्कोप लगा हुआ है। फ्लोरेसेंट स्क्रीन का मतलब यहाँ पर हमको लाइट देखने को मिलेगी। एक छोटा सा यहाँ बना हुआ है, शायद आप ऑब्जर्व कर सको, तो ये फ्लैश ऑफ लाइट है, यानी लाइट का एक छोटा सा फ्लैश दिखेगा, छोटी सी एक चमक दिखेगी। तो ये जो हमारी स्क्रीन है यहाँ पर, इसमें हम क्या कर देते हैं, जिंक सल्फाइड को लगा देते हैं। तो जो जिंक सल्फाइड है इस पर अगर अल्फा रेज स्ट्राइक करती हैं तो लाइट प्रोड्यूस होती है। तो गोल्ड फॉयल वाले एक्सपेरिमेंट में आपने देखा होगा कि अल्फा रेज यहाँ से जाकर डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ इधर चली गई, कुछ उधर चली गई, कुछ बाउंस बैक हो गई। तो अल्फा रेज तो हमको दिख नहीं रही थी, हमने कैसे ऑब्जर्व किया कि वो कहाँ चली गई। तो ये जो माइक्रोस्कोप लगा था और ये जो स्क्रीन थी, इसको अलग अलग पोजीशन पे लगाया गया। कहने का मतलब ये है कि पहले यहाँ पर सामने स्क्रीन लगाई गई, फिर इधर ऐसे करते हुए चारों तरफ लगा के देखा गया, और पीछे माइक्रोस्कोप लगाए थे क्योंकि जो लाइट निकल रही थी ना बहुत छोटी फ्लैश दिखेगा, यानी डायरेक्टली आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, माइक्रोस्कोप से देखोगे तभी वो लाइट आपको सही से दिख पाएगी। तो अलग अलग पोजीशन पे स्क्रीन लगा के देखी गई कहाँ पर हमको लाइट देखने को मिल रही है। जहाँ पर लाइट देखने को मिली इसका मतलब अल्फा रेज वहाँ पर आई होंगी, क्योंकि अल्फा रेज जब जिंक सल्फाइड से रिएक्ट करेगी, उस पर स्ट्राइक करेगी, तभी लाइट प्रोड्यूस होगी। लाइट प्रोड्यूस हो रही है इसका मतलब अल्फा रेज इधर की तरफ आई हैं। तो इस तरह से अलग अलग एंगल पे करके देखा गया, तो ये ऑब्जर्व हुआ कि लाइट कहाँ कहाँ पर गई। ठीक है, जैसे यहाँ पर स्क्रीन लगाई गई तो देखा गया कि लाइट हमको मिल रही है, इसका मतलब जो अल्फा रेज आ रही थी वो कुछ रेज इधर भी गई रही होंगी, कुछ डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ये थी। तो आप देख सकते हो कि जो स्कोप है फिजिक्स का वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इट कवर्स ए ट्रिमेंडस रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ लाइक लेंथ, मास, टाइम, एनर्जी एक्सेट्रा। तो जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़, जैसे हमने लेंथ ले लिया तो लेंथ की एक बहुत ही बड़ी रेंज आपको देखने को मिल जाएगी, यानी बहुत छोटी लेंथ से लेकर बहुत बड़ी लेंथ तक की चीज़ें मिलेंगी। इसी तरह बहुत छोटे मास से लेकर बहुत ज़्यादा मास तक हमें क्वांटिटीज़ मिल जाएंगी। टाइम की बात कर लें, बहुत थोड़े टाइम से लेकर बहुत ज़्यादा टाइम तक चीज़ें मिल जाएंगी। इसी तरह एनर्जी की, एट वन एंड इट स्टडीज़ फिनोमेना एट अ वेरी स्मॉल स्केल ऑफ लेंथ। जैसे हम लेंथ का एग्जाम्पल ले लें तो एक तरफ तो बहुत छोटी लेंथ की बात की जाती है, जैसे 10⁻⁻14 मीटर या इससे भी छोटी। तो अगर हम बात कर लें न्यूक्लियस की तो इसकी रेंज कितनी होती है, 10⁻⁻14 मीटर, इतना छोटा होता है न्यूक्लियस। और इससे ही और छोटा अगर हम बात कर लें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की तो और भी ज़्यादा छोटा होता है, 10⁻−18 मीटर। अगर प्रोटॉन के हम डायमीटर की बात कर लें तो ये लगभग होता है 10⁻−15 मीटर। तो इतनी छोटी लेवल जो लेंथ का है, वहाँ तक जो फिनोमेना है उसको भी स्टडी किया जाता है फिजिक्स के अंदर, जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन आ गया, प्रोटॉन हो गया। ठीक है, इन सब की जो लेंथ है, इन सब का जो डायमीटर है वो इसी रेंज में होता है, 10⁻−14 और उससे भी छोटा। दूसरी तरफ इट डील्स विद एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना। एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना यानी वो सारे फिनोमेना, वो सारे इवेंट्स जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर हो रहे होते हैं, स्पेस में जो हो रहे होते हैं, वो हमारे एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना कहलाते हैं। एट द स्केल ऑफ गैलेक्सीज और इवन इंटायर यूनिवर्स हुज एक्सटेंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻26 मीटर। तो छोटी छोटी लेंथ हमने देख ली 10⁻−14 मीटर या उससे भी छोटा, और बड़ी से बड़ी बात कर लें तो गैलेक्सीज की हम बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। पूरे यूनिवर्स की बात कर लें तो उसका जो डायमीटर है वो कितना है, 10⁻26 मीटर, इतना बड़ा है। द टू लेंथ स्केल डिफर बाई ए फैक्टर ऑफ 10⁻40 और इवन मोर। तो लेंथ का अगर हम देखें कि कहाँ से कहाँ तक है, तो जैसे कि हमने देखा 10⁻−14 से लेकर 10⁻26 तक, तो ये रेंज कितने कहलाई, 26 से लेके -14 तक, इसके बीच में कितने के डिफरेंस है। तो ऐसे निकाल लोगे 26 माइनस 14, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 26 + 14 जो कि हमारा 40 आ जाता है। तो इसीलिए कह रहा है कि 10⁻40 इतना ज़्यादा स्केल में डिफरेंस है। यानी सबसे छोटी चीज़, यानी वो चीज़ इसकी लेंथ सबसे छोटी है उसको एक तरफ रख लें, और वो चीज़ जैसे हमारा यूनिवर्स है जो कि सबसे बड़ी है उसको दूसरी तरफ रख लें, तो इनके बीच में जो लेंथ का डिफरेंस होगा वो 10⁻40 इतना क्या होगा। इसी तरीके से टाइम का रेंज हमको निकालना हो तो कैसे ऑब्टेन करेंगे, डिवाइडिंग द लेंथ बाय द स्पीड ऑफ लाइट। तो हमको मिल जाएगा 10⁻−22 सेकेंड टू 10⁻18 सेकेंड। तो चलिए करके देख लेते हैं कैसे निकलेगा ये। हमको टाइम चाहिए ना, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टाइम कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दोगे। तो सबसे छोटी डिस्टेंस को हम पहले ले लेते हैं। सबसे छोटी लेंथ क्या थी, 10⁻−14 मीटर। इसको डिवाइड कर देंगे स्पीड ऑफ लाइट से, क्योंकि लाइट की जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा तेज़ है। तो कम से कम टाइम हमें कब लगेगा, जब हम ज़्यादा स्पीड से जा सकें। तो लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं अगर लाइट की स्पीड से चले, यानी मैक्सिमम स्पीड से हम चलें, तो सबसे छोटी लेंथ कितनी देर में कवर हो जाएगी और सबसे बड़ी लेंथ कितनी देर में कवर हो जाएगी।
जैसे 10⁻⁻14 किसका है, न्यूक्लियस का है, तो न्यूक्लियस के एक तरफ से लेके दूसरे तरफ हमको जाना है। जैसे मान लो ये है न्यूक्लियस, उसकी एक साइड से दूसरे साइड लाइट को जाना है, मैक्सिमम स्पीड से हम जा रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा, ये सबसे छोटा टाइम होगा। इसी तरीके से यूनिवर्स की बात कर लें, यूनिवर्स के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में थ्रू आउट द डायमीटर अगर हम चलें लाइट की स्पीड से तो कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमको टाइम की रेंज दे देगा, कम से कम कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कितना लगेगा यूनिवर्स के अंदर। तो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। एक रफ सा हम आइडिया निकाल रहे हैं, तो 3 को अगर हम भूल जाएं तो ये 8 ऊपर जाएगा तो -8 हो जाएगा। इस तरीके से 10⁻⁻14 -8 तो 10⁻22 हो गया। इसी तरीके से मैक्सिमम रेंज की बात कर लें तो यूनिवर्स का जो डायमीटर है वो 10⁻26 है, इसको भी हम 3 × 10⁸ से डिवाइड करेंगे, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 3 को हम भूल जा रहे हैं, 3 से डिवाइड करने पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो 10⁻26 - 8 तो कितना हो जाएगा, 10⁻18 सेकेंड्स। यहाँ पर भी हमारा सेकेंड्स होगा, तो कम से कम टाइम हमारा ये हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ये हो गया। इस तरीके से रेंज ऑफ मासेस की बात कर लें, मास का जो रेंज है वो कितना होगा, छोटे से छोटा मास कितना है 10⁻³ kg, जो कि मास है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 × 10⁻31। अब इस 9.1 को राउंड ऑफ करके 10 कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्योंकि 10 की पावर 1 होगी, 1 ऐड हो जाएगा, -31 + 1 कर देंगे तो आपका 30 आ जाएगा। इसलिए कह रहा है कि देखो जो रेंज है 10⁻³ का है, ठीक है, यहाँ माइनस होगा। 2 10⁻55 kg मास ऑफ नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स का वो हिस्सा जो हम जानते हैं, जो हमने ऑब्जर्व किया है, उसका अगर हम मास कैलकुलेट कर लें तो कितना आएगा 10⁻55 kg आएगा। टेरेस्ट्रियल फिनोमेना लाइज समवेयर इन द मिडिल ऑफ दिस रेंज। टेरेस्ट्रियल फिनोमेना यानी जो भी हमारे अर्थ पे फिनोमेना हो रहा है, जो भी चीज़ें हमें ऑब्जर्व हो रही हैं, उनकी जो रेंज है वो इसी के बीच में आएगी। यानी हम पूरे यूनिवर्स के जब देख रहे हैं तो छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़, ये हमको टोटल रेंज मिल जाएगी। तो अपने अर्थ पे जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो इसी के बीच ही में ना आएगी। तो ये हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इस चैप्टर की जो भी वीडियोस देखनी है, जो पहले अपलोड हो गई या आगे जो भी अपलोड होगी, या दूसरे भी चैप्टर्स की वीडियो देखनी है, तो मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाई है, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उस चैप्टर के साथ वाला जो ब्लू लिंक है उस पर क्लिक करोगे, वो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहाँ से देख सकते हो। अगर ना मिले तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।